एक बीसापुर नाम का गांव था, जहां नारायण नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वह एक बहुत ही दयालु और नेक किस्म का व्यक्ति था। मुझे कुछ फल चाहिए। मोनू के पापा बहुत बीमार हैं, लेकिन मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे बहन, पैसों की क्या बात है। आप पहले अपने पति का ध्यान रखो और रोज मेरी दुकान आकर फल लेकर जाओ, ताकि आपके पति जल्दी से स्वस्थ हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं बहन, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। उसके बाद नारायण का बेटा संजू दुकान पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता नारायण ने फल के बदले उस महिला से पैसे नहीं लिए। उसके बाद दुकान बंद करके वह अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसे श्याम पेड़ के पास खड़ा कुछ परेशान दिखाई देता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। अरे नारायण भैया, मेरी माँ की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उन्हें साफ साफ दिखाई ही नहीं देता। वो घर का भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन करना होगा। 20,000 का खर्चा बताया है, लेकिन भैया मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। श्याम, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। पैसे मैं दूंगा। तुम कल ही अपनी माँ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करो। नारायण की ये बात सुनकर श्याम बहुत खुश होता है। वहीं संजू अपने पिता की सारी बातें सुनता रहता है और नारायण और संजू वहां से निकल पड़ते हैं। आगे चलकर रास्ते में नारायण को बिरजू मिलता है। अरे और बिरजू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नारायण भैया, मैं बस आप ही के पास आ रहा था। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? इस बार मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है, मगर अचानक बारिश होने के कारण उनमें कीड़े लग गए हैं भैया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे बिरजू, इतनी सी बात? कल सुबह घर आकर अपनी भाभी से पैसे लेकर जाना। मैं घर पर मिलूं या ना मिलूं, मैं तुम्हारी भाभी को बोल दूंगा, वो तुम्हें पैसे दे देगी। अब खुश? बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे कोई भी परेशानी रहे मुझे पहले बताना, समझे भाई? हाँ भैया, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। नारायण घर पहुंचकर अपनी पत्नी रमा को रास्ते की सारी बातें बताता है और सुबह बिरजू को तिजोरी से पैसे देने के लिए कहता है। वहीं खड़ा संजू अपने पिता नारायण की ये सारी बातें सुनता है और अपने पिता से पूछता है। पिताजी, आप सबको यूं रुपए क्यों देते हैं? बेटा, ये सब लोग हमारे गांव के हैं और गांव हमारा परिवार है। इसीलिए किसी के वक्त और जरूरत पर हम उनकी मदद करते हैं और हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन माँ, इतने पैसों से क्या होगा? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी लोग बहुत धनवान बन जाएं और हम सभी लोगों की ढेर सारी मदद कर सके। माँ बेटा, पूरे गांव की मदद और सबको धनवान बनाने के लिए तो हमें पैसों का पेड़ लगाना होगा। माँ, हम पैसों का पेड़ लगाएंगे ना पिताजी? हाँ बेटा, जरूर जरूर।
रात को संजू अपनी माँ की बातें सोचता है कि पैसों का पेड़ इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन वह निश्चय करता है कि वह कहीं से भी पैसों का पेड़ ढूंढ कर लाएगा और उसे जरूर लगाएगा। दूसरे ही दिन वह जंगल के रास्ते से जा रहा होता है कि उसे वहीं एक साधु बाबा दिखाई देते। साधु बाबा, मेरा नाम संजू है। मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। बाबा जी, मैं अपने घर में पैसों का पेड़ लगाना चाहता हूँ ताकि हम हमारे गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें और उन्हें धनवान बना सकें, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, तुम्हारी लोगों के प्रति सेवा और सभी की मदद करने की भावना को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें पैसों का पौधा देता हूं। इसे जाकर अपने घर के आंगन में लगा देना। यह बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा और तुम लोगों की मदद कर पाओगे। संजू उस पौधे को अपने घर लेकर आता है और अपने आंगन में लगा देता है और पौधे के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। सुबह उठकर जब संजू उस पौधे को देखता है तो वह अचानक रातों रात वह पौधा पेड़ बन जाता है, जिसे देखकर संजू बहुत खुश होता है और अपने माता पिता को बाहर लाकर पेड़ दिखाता है। पेड़ देखकर नारायण और रमा बहुत हैरान हो जाते हैं और संजू से सारी बातें पूछते हैं। तभी संजू साधु बाबा की सारी बातें उन्हें बताता है। पिताजी, अब हमारे पास पैसों का पेड़ है। अब हम सबकी मदद कर पाएंगे। अब हम गांव में ही एक अस्पताल खोलेंगे पिताजी, ताकि सबका इलाज अच्छे से हो सके। हम गांव वालों के लिए अच्छी अच्छी फसलों के बीज, खाद और दवाइयाँ भी लाके देंगे, ताकि ये लोग जल्दी से धनवान हो सके पिताजी। हाँ बेटा, हाँ। वहीं दूर खड़ा रघु ये सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें जाकर अपने मालिक रतन पटेल को बताता है कि नारायण ने अपने यहां पैसों का पेड़ लगाया है और उन पैसों से वह सबकी मदद करेगा, सभी को इतना धनवान बना देगा कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। रतन गांव में ब्याज का धंधा करता है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प लिया करता है। तो ऐसा है, अगर नारायण सबको धनवान बना देगा तो मेरा तो पैसों के ब्याज का धंधा बंद हो जाएगा और नारायण लोगों के बीच भगवान बन जाएगा। मैं भी देखता हूं कि नारायण कैसे गरीबों को धनवान बनाता है। रतन पटेल रात के अंधेरे में चोरों की तरह चुपचाप जाकर पैसों के पेड़ को काट देता है। वहीं उसे एक शख्स देख लेता है और अपने घर आकर वह बहुत खुश होता है। चला था लोगों का मसीहा बनने। इतने में रतन का नौकर रघु घबराता हुआ अंदर आता है और कहता है, मालिक, आप रात भर कहां थे मालिक? फैक्ट्री में आग लग गई। क्या कहा? मालिक, फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया मालिक। आप रात भर कहां थे? सूना घर देखकर हवेली में चोर घुस गए, पूरी तिजोरी खाली कर दी मालिक। अरे भगवान, ये क्या हुआ? मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया।
मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बेटा रतन, पैसों का पेड़ काटकर तूने उसे मिटाने की कोशिश की थी और प्रकृति ने तुझे ही मिटा दिया। तुम अपने जीवन में जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। ईश्वर तुम्हारे जैसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। रतन ये समझ जाता है कि उसने उस पेड़ को काटकर नारायण ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के साथ गलत किया है, जिसकी सजा उसे मिल रही है। जानवी की भूत से शादी और उसकी प्रेम कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक टीकाराम नाम का व्यापारी रहा करता था। टीकाराम की पत्नी का नाम पुष्पा था। टीकाराम की एक बेटी भी थी जिसका नाम जानवी था। जानवी कुछ ही समय पहले शहर से पढ़ाई करके अपने गांव वापस लौटी थी। जानवी की उम्र पढ़ाई के दौरान ज्यादा हो चुकी थी। जानवी के लिए जो भी रिश्ता आता वह किसी न किसी कारण से हाथों से निकल जाता। ऐसा अक्सर होता। अब जानवी की उम्र लगभग 32 वर्ष हो चुकी थी। अब जानवी के माता पिता टीकाराम और पुष्पा को भी अपनी बेटी जानवी के विवाह की चिंता होने लगी। अजी सुनते हो, हमारी बेटी जानवी की उम्र बढ़ती ही जा रही है। कब इसका विवाह होगा? मुझे तो हर वक्त यही चिंता अंदर से खाई जा रही है। हाँ पुष्पा, चिंता तो मुझे भी होती है। पीछे वाली बस्ती में कल्लू हलवाई रहता है। उसकी तो 5-5 बेटियां हैं, मगर उसने अपनी 5 बेटियों की शादी सही समय पर अच्छे परिवारों में कर दी। और हमारी तो एक ही बेटी है। आखिर हमारी बेटी में क्या कमी है? हमारी बेटी अच्छी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, फिर भी उसका विवाह नहीं हो रहा। हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे वो बस्ती वाली सुनीता है ना, वो मुझे बता रही थी कि गांव के बाहर पहाड़ी के पास एक साधु बाबा रहते हैं। वो बता रही थी कि उनके किसी रिश्तेदार के बेटे की उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, उसका भी विवाह नहीं हो रहा था। वो वहाँ गए तो साधु बाबा ने जो उपाय बताया उसके बाद उनके बेटे का विवाह झट से हो गया। अगर ऐसी बात है तो तुम कल ही जाओ और पहाड़ी वाले बाबा से मिलकर आओ। देखते हैं कि पहाड़ी वाले बाबा हमारी समस्या का क्या समाधान बताते हैं। दूसरे ही दिन पुष्पा अपनी बेटी जानवी के विवाह की समस्या को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंचती है। प्रणाम साधु बाबा, मेरा नाम पुष्पा है। मैं एक समस्या लेकर आपके पास आई हूँ। मेरी बेटी है जानवी, वह पढ़ी लिखी सुंदर सुशील गुणी है, मगर साधु बाबा उसका कहीं अच्छी जगह विवाह नहीं जुड़ पा रहा। अच्छे रिश्ते की तलाश में जानवी की उम्र 32 वर्ष हो चुकी है। हमें उसके विवाह की बहुत चिंता लगी रहती है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए साधु बाबा। आपकी बेटी जानवी मांगलिक है और मंगल के दुष्प्रभाव के कारण उसके विवाह में अड़चने आ रही हैं। साधु बाबा, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। बिल्कुल, मनुष्य के जीवन में अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। बेटा, आपको अपनी बेटी का विवाह पहले पीपल के वृक्ष से करवाना होगा, तभी उसका विवाह संभव हो पाएगा। अन्यथा उसके जीवन में इसी प्रकार परेशानियां चलती रहेंगी और विवाह के बाद भी उसके सुहाग पर भी हमेशा संकट मंडराता रहेगा। इसलिए जानवी का विवाह पहले पीपल के वृक्ष से करवाना होगा, उसके पश्चात उसका विवाह संभव हो पाएगा। पुष्पा पहाड़ी वाले साधु बाबा के द्वारा बताए गए उपायों को घर लौटकर अपने पति को बताती है। हाँ, ये उपाय मैंने सुना है। मेरी मामी की बेटी का भी विवाह नहीं हो रहा था, उन्होंने भी यह उपाय किया था। ऐसा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस विषय में पहले तुम जानवी से बात कर लो। पुष्पा अपनी बेटी जानवी को ये सारी बातें बताती है और पीपल के पेड़ से विवाह करने के लिए राजी करती है।
अरे माँ, आप इन सब बातों को अब तक मानती हो? माँ के बहुत मनाने के बाद जानवी अपने माता पिता की खुशी के लिए पीपल के पेड़ से विवाह करने के लिए राजी हो जाती है और दूसरे ही दिन तैयार होकर पीपल के पेड़ के पास विवाह करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचती है। जिस पीपल के वृक्ष से जानवी विवाह करने जाती है, उसी पीपल के वृक्ष पर कुछ ही समय पहले एक राजू नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी आत्मा उसी पेड़ पर रहती है। राजू जैसे ही जानवी को देखता है, वह उस पर मोहित हो जाता है। इसके बाद जानवी के विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है। जिसमें राजू जानवी के साथ अग्नि के 7 फेरे ले लेता है और जानवी से विवाह कर लेता है। जानवी को बार बार अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और इस तरह जानवी के विवाह की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। घर आने के बाद जानवी, आज तो बहुत थकान हो गई, पूरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। इतने में जानवी को हर पल अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। कोई है? यहाँ कोई है? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ राजू। राजू उसे बताता है कि जिस पेड़ से वह विवाह करने पहुंची थी, वह उसी पेड़ पर रहता है और उसने अग्नि को साक्षी मानकर जानवी के साथ विवाह किया है और अब वह उसका पति है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम और मेरे पति, तुम तो एक भूत हो। भला तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? ऐसा मत कहो जानवी, मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुमने मुझसे धोखे से शादी की है। मैं इस शादी को नहीं मानती। इतने में जानवी के पिता जोर जोर से आवाजें सुनकर जानवी के कमरे में आ जाते हैं। बेटा क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से किससे बातें कर रही हो? नहीं तो पिताजी, शायद आपके कान बज रहे हैं। जानवी सोचती है कि राजू तो पिताजी के सामने ही खड़ा था, लेकिन ये पिताजी को क्यों दिखाई नहीं दिया। इतने में जोर से पिताजी की आवाज सुनाई देती है। आ! अपने पिता की आवाज सुनते ही जानवी भागकर जाकर देखती है कि उसके पिता सीढ़ियों से गिर चुके हैं। हे भगवान, मेरे पिताजी को ठीक कर दो। जानवी, तुम रो मत। तभी राजू अपनी शक्तियों से जानवी के पिता को ठीक कर देता है और वह होश में आ जाते हैं। पिताजी। बेटा रो मत, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जानवी के पिता के ठीक होने के बाद जानवी के मन में राजू के प्रति भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो राजू, तुमने मेरे पिताजी को ठीक कर दिया। मैं तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम एक भूत हो। मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी? जानवी, केवल तुम मुझे इतना बताओ कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ ही दिनों बाद जानवी को देखने के लिए
अमेरिका से एक एनआरआई लड़का घर आने वाला होता है। अरे बेटी जल्दी करो, मेहमान आ चुके हैं। कुछ देर बाद जब जानवी उस लड़के से मिलने आती है तो अचानक राजू को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। राजू जानवी से विवाह करने के लिए उस एनआरआई लड़के के शरीर में प्रवेश कर लेता है और वह लड़का जानवी के माता पिता को भी बहुत पसंद आता है और खुशी खुशी उन दोनों का विवाह हो जाता है। अगर आप इसी तरह की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की कहानियां आपके लिए हमेशा लेकर आ सकें।